एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सिंह। इस सेशन में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पर हम लोग डिस्कस करेंगे और भारतीय संविधान के जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वह टॉपिक है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, यानी इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले यह देख लिया जाए कि यह राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस भाग में पड़ता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति या फिर यह हम लोग देख लेते हैं कि यह राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के भाग 5 यानी पार्ट 5 में है और इसमें दिया गया है द यूनियन यानी संघ के बारे में प्रावधान है। तो इस संघ में सबसे पहला जो टॉपिक है वह राष्ट्रपति से संबंधित है। ओके, तो राष्ट्रपति से संबंधित है तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भाग 5 संघ द यूनियन और फिर राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है वह अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक दिया गया है, 62 तक। ओके, तो आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 62 तक किसके बारे में उपबंध किया गया है? राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किया गया है। तो आइए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है या संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह चल रही है। और यह संसदीय शासन व्यवस्था जो भारत में लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, और इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति का पद है वह सबसे उच्च है, सबसे सर्वोच्च है, यानी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। ओके, प्रथम नागरिक होता है और वह देश का सर्वोच्च होता है, कार्यपालिका का भी सर्वोच्च है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर भी है, यानी आप कह सकते हैं तीनों सेनाओं का वह कमांडर भी है। ओके, और तीनों सेनाओं से तात्पर्य है जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो तीनों सेनाओं का वह चीफ है यानी प्रमुख भी है। तो इस प्रकार भले वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से सारा कार्य करवाता है, लेकिन सारे पावर राष्ट्रपति के पास निहित है या उसे प्रमुख स्थान दिया गया है। ओके, हालांकि हमारे देश में तो कानून सबसे बड़ा है, हमारे ही देश में नहीं सभी देशों में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हो या एनीवे कोई हो। लेकिन फिर भी देश का जो सर्वोच्च पद है वह राष्ट्रपति का है। उसके तो राष्ट्रपति देश का यानी भारत का प्रथम नागरिक है और संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्था में यह सर्वोच्च शिखर पर है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से 62 तक दिया गया है। तो यहाँ पर 52 में अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका यानी द यूनियन। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसके बाद अनुच्छेद 53 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, अब यहाँ पर है कि राष्ट्रपति का हम लोग क्या देख लेते हैं? राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होती है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें योग्यता में एलिजिबिलिटी में दिया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कि वह भारत का नागरिक हो। ओके, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ओके, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ओके, यह तीसरा पॉइंट है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। और चौथा जो पॉइंट है किसी लाभ के पद पर न हो। ओके, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो यह बातें हैं।
इसके अलावा संसद के द्वारा जो अन्य अगर योग्यताएं या एलिजिबिलिटी और दिया जाएगा तो उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। संसद द्वारा जो भी समय समय पर राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाएगी तो उसका भी पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा तो वह दिवालिया ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, यानी पागल मूक इत्यादि ना हो, ये सब चीजें भी है। लेकिन जो मुख्य है वह यही है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो और किसी लाभ के पद पर न हो। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो किन के द्वारा होते हैं। ओके, कौन कौन उनको वोट देते हैं। ओके, तो यहाँ पर यह है कौन कौन देते हैं, तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ओके, इनके निर्वाचक मंडल में होते हैं। इनके अलावा क्या है, इसके अतिरिक्त पांडिचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो 2 केंद्र शासित राज्य जहां पर विधानसभा है वहां के भी सदस्य इनके निर्वाचक मंडल में होते हैं या भाग लेते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट होते हैं या भाग लेते हैं। ओके, तो कौन कौन निर्वाचक मंडल में है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, इसके अलावा पांडिचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट यह होता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। यानी उनके साथ उनके समर्थन में कम से कम क्या होने चाहिए, निर्वाचक मंडल के जो निर्वाचक मंडल यही है, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ओके, कम से कम 50 क्या होने चाहिए, 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए। उनके साथ प्रस्ताव कि हाँ हम इनके साथ हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, प्रस्तावक होने चाहिए तथा 50 सदस्य अनुमोदन होते हैं, अनुमोदक होते हैं। ओके, तो इस प्रकार यह भी क्राइटेरिया होना चाहिए। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और जब राष्ट्रपति अपना नामांकन भरते हैं या उम्मीदवारी के लिए जो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं उसमें 15,000 रुपए सिक्योरिटी मनी भी जमा करना होता है। ओके, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक, 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं और 15,000 रुपए सिक्योरिटी मनी होती है। ओके, अब इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। क्लियर बात है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यानी हम लोग भारत में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं या फिर जनता द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह क्या होते हैं कि सीधे राष्ट्रपति को वही लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, वोटिंग वही लोग करते हैं या वोट देते हैं, तो वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार यह माना जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता डायरेक्ट उनको अपना वोट नहीं देती है, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको वोट देते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक शब्द और है कि निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य से क्या तात्पर्य है, निर्वाचित सदस्य से मतलब है कि जनता द्वारा जो चुने गए होते हैं। ओके, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वह इस वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। वोटिंग से तात्पर्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, उनको बाहर रखा गया है। और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर जो राज्यपाल के द्वारा निर्वाचित होते हैं वह भी
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, जो जनता द्वारा निर्वाचित है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है या होने पर उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अंतिम निर्णय या उस विवाद का निपटारा, उसका निर्णय या एससी जो लिखे हम लोग सुप्रीम कोर्ट, ओके, शार्ट में यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस विवाद का निपटारा किया जाएगा। कौन सा विवाद? निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होगा। ओके, अगला जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से, अब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक इस पद पर बना रहेगा। ओके, तो राष्ट्रपति अगर चुन लिए जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, तो वह कि उनका कार्यकाल कितने समय तक होगा? 5 वर्ष की अवधि तक होगा। ओके, 5 वर्ष की अवधि तक रहेंगे, लेकिन 5 वर्ष की अवधि के भीतर भी अगर वह पद से हटना चाहें तो उसके लिए प्रावधान है। ओके, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं आगे। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। ओके, पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, अब पद ग्रहण करने से पूर्व भी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। वह क्या है? वह यह है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ये सुप्रीम कोर्ट, जो एससी हम लोग लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ओके, न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अब आगे हम लोग आते हैं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। ओके, तो वेतन भत्ते क्या है? राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वर्तमान में 5 लाख रुपए है। ओके, हमारे देश के यानी भारत के राष्ट्रपति का सैलरी कितना है मंथली, यानी कितने वेतन पाते हैं? 5 लाख रुपए मंथली यानी मासिक वेतन है। इसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति का वेतन आयकर यानी इनकम टैक्स से, ध्यान रखना है, आयकर यानी इनकम टैक्स से मुक्त होता है, फ्री, यानी राष्ट्रपति के वेतन पर या इनकम पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। इनकम टैक्स से वो फ्री है, मुक्त है, बाहर है। ओके, अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास यानी उनको निःशुल्क आवास मिलता है, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं यानी मेडिकल सुविधाएं उनको अवेलेबल रहती है, निःशुल्क उनको आने जाने के लिए सारी व्यवस्था रहती है। तो सारी व्यवस्था राष्ट्रपति पद पर रहते हुए सब कुछ उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है या मिलता है। ओके, यानी उनका वेतन 5 लाख रुपए, राष्ट्रपति का वेतन आयकर यानी इनकम टैक्स से मुक्त होता है, फ्री होता है, राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास मिलता है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, सारी सुरक्षा व्यवस्था फ्री मिलती है, तो कहीं भी वह आ जा सकते हैं, सब कुछ उनको निःशुल्क मिलता है। ओके, अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति का त्याग पत्र। अब यह है कि 5 वर्ष इनका जो कार्यकाल होता है, इस कार्यकाल के अंदर वह कभी भी, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। ओके, तो किसको त्याग पत्र देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ओके, इसके अलावा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कब देते हैं? कार्य करने में अक्षम हो, अस्वस्थ हो या अन्य किसी कारण से, अन्य किसी शारीरिक या अन्य कोई प्रॉब्लम है जिसे वह अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि नहीं हमें त्याग पत्र दे देना चाहिए, तो त्याग पत्र दे देते हैं। ओके, इसके अलावा भी क्या उनको पद से हटाया जा सकता है? तो इसके अलावा भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है, और वह है
इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। ओके, तो महाभियोग का भी प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, और यह प्रावधान कहाँ किया गया? अनुच्छेद 61 में। ओके, आर्टिकल 61 में इस तरह का प्रावधान किया गया है। ओके, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने के लिए जो प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में, वह भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वह है संविधान का उल्लंघन करने पर, यानी कानून का उल्लंघन करने पर उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, और महाभियोग लगा करके उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अन्य आकस्मिकताओं के समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अब देखा जाए कि अन्य आकस्मिकताओं के समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी आकस्मिकता से क्या मतलब तात्पर्य है? आकस्मिकता से तात्पर्य है राष्ट्रपति अस्वस्थ हो गए, या उनकी मृत्यु हो गई, या फिर अन्य किसी कारण से ओके उनका पद रिक्त हो गया आकस्मिक रूप में, तो फिर राष्ट्रपति के पद पर कार्य कौन करेगा? तो राष्ट्रपति, हालांकि ऐसा ना हो कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं सडनली उनका देहांत हो जाए, लेकिन जो प्रावधान दिया गया है क्या, कि राष्ट्रपति का अगर पद किसी कारणवश अस्वस्थ हो गए, उनका डेथ हो गया या एक्सीडेंट हो गया, किसी अन्य कारण से वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं या पद उनका रिक्त हो गया, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है क्या, कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं या करेंगे। ओके, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो ऐसे समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ओके, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में या चुनाव या यह पद जो क्रिएट किया गया, इसीलिए किया गया है कि कभी भी राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक रिक्त हो गया तो इस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ओके, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहते हैं, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तब क्या होगा कि राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, आकस्मिकता के कारण पद रिक्त है, और उस समय उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, यानी उनका भी पद रिक्त है, तब कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? तब इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करता है। ओके, यानी राष्ट्रपति का तब कार्यभार कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ओके, अगर ये क्वेश्चन ये भी है कि अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है, तब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो वरिष्ठ जज होंगे, वरिष्ठतम जो जज होंगे, वह क्या करेंगे? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ओके, तो ये हायरार्की बना दी गई है कि कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। ओके, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद है। आगे हम लोग देख लेते हैं, और फिर क्या होगा? आगे ड्यूरेशन भी दिया गया है कि 6 महीने के अंदर फिर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ओके, तो 6 महीने तक यह लोग इस राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार क्या दिए गए हैं? राष्ट्रपति को अधिकार क्या क्या दिए गए हैं? तो नियुक्ति पर हम लोग देख लेते हैं कि नियुक्तियों में क्या क्या है। तो नियुक्ति में यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति तो करता ही है, साथ साथ केंद्र शासित राज्यों के भी प्रमुख की भी नियुक्ति करता है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख यानी राज्यपालों की नियुक्ति करता है। अगला जो पॉइंट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति करता है। ओके,
तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति करता है। अगला जो है वित्त आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। ओके, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। तो यह सब नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या करते हैं, भारत के राजदूत यानी एम्बेसडर और अन्य राजनयिकों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी देश के सर्वोच्च जो राजनयिक पद होते हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। और संसद के अंग में कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गया और राज्यसभा। तो यह संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, यह मिल करके। ओके, तो संसद, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आगे संसद के सत्र को आहूत करता है, आहूत मतलब बुलाना होता है, आहूत करता है। और सत्र जो चल रहा है सत्रावसान करता है, यानी उसका समापन भी करता है। इसके बाद लोकसभा को भंग करने संबंधी भी अधिकार उसके पास होता है। तो संसद के सत्र को आहूत करना, बुलाना, इसके बाद सत्रावसान करना तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के पास निहित है। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया तो वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब तक राष्ट्रपति ओके नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक वह कानून नहीं बनता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद सैन्य पावर देख लिया जाए, सैन्य शक्ति देख लिया जाए राष्ट्रपति की क्या है। तो राष्ट्रपति सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है या सन्निहित है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी तीनों सेनाओं का हेड है, चीफ है, प्रमुख है, कौन है, राष्ट्रपति है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब यह बात नहीं है कि राष्ट्रपति युद्ध करने जाएंगे, राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से कार्य करवाते हैं। जैसे उनके अधीन, उनके अंडर में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, उनको आदेश देते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं किसी भी युद्ध इत्यादि के समय या किसी भी कार्रवाई के समय, और फिर उनको उस तरह का आदेश देते हैं। ओके, इसलिए सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, ऐसे कहिए, या चीफ है या प्रमुख है राष्ट्रपति। ओके, आगे इनको कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां कैसे प्राप्त है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। यानी कुछ न्यायिक इनको पावर भी दिए गए हैं। वह क्या है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कैसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को किस प्रकार के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति को अगर न्यायालय से दंड दिया गया है, ओके, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का, या इस तरह के जो दंड दिए गए हैं न्यायालय द्वारा, तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के भी पास यह पावर है अनुच्छेद 72 के द्वारा कि उस सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के द्वारा दिए गए जो दंड है उसे कम कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, या फिर उस व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है। ओके, लेकिन यह कार्य करते समय राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के दंड को, पनिशमेंट को, यानी माफ तभी कर सकता है जब वो लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो प्रक्रिया है उसके तहत वह अंतिम निर्णय लेता है या डिसीजन देता है। तो राष्ट्रपति को यह क्षमादान की शक्ति यानी न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। इस प्रकार हम लोग इस प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, डिटेल डिस्कस किए हैं, टू दी पॉइंट किए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।